हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज से हम देखेंगे अपनी करंट अफेयर्स की न्यू क्लासेस को। चलिए शुरू करते हैं आज का टाइम टेबल की चर्चा हम सभी लोग करते हैं साथ में। तो हमारा जो टाइम टेबल जो सेट किया गया है मंडे से, यानी कि आज से जो हमारा टाइम टेबल जो सेट किया गया है वो है आपका कि आपकी 6:30 पे जो क्लास होगी वो आपकी होगी करंट अफेयर्स की। अगर हम बात करेंगे, अभी तक हमारी हिस्ट्री की क्लासों को नहीं आई थी, तो आज से हिस्ट्री की क्लासें भी हमारी होंगी। यानी कि मंडे को क्या होगा, एमसीक्यू होगा आपका 8 पीएम पे। और अगर हिस्ट्री थ्योरी की बात करेंगे, यानी कि हम एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। उसके बाद जो हिस्ट्री की जो थ्योरी होगी, यानी कि एक एक टॉपिक को भी हम डेली क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा रहेगा, यानी कि मंगलवार को। और सोमवार को हमारी क्या रहेगी, एमसीक्यू की क्लास रहेगी। टाइम आपका वही है, 8 बजे। उसके बाद अब भूगोल की बात करेंगे, तो भूगोल का एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भूगोल की थ्योरी की बात की जाएगी। ये आपकी बुधवार और बृहस्पतिवार को रहेगी शाम 8 बजे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एमसीक्यू डिस्कशन की जाएगा आपके साथ में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी सैटरडे को डिस्कशन की जाएगी। तो ये दो क्लासेस जो हमारी सैटरडे की रहेंगी। और हमारे जो आने वाले एग्जाम में यूपीपीसीएस वीडियो री एग्जाम, जो भी हमारा री एग्जाम था, उसके बारे में हम डेली बेसिस पे क्लासेस करेंगे। यानी कि मंडे टू सैटरडे 9:30 पे हम डेली क्या करेंगे, क्लासेस करेंगे। तो ये क्लास है, आप ध्यान रखिएगा, 8 बजे हम डेली आपको क्लास कराएंगे। और 6:30 पे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। उसके बाद क्या है कि हमारा संडे को जो है हमारा ऑफ रहेगा संडे को। और वीकली यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन भी हम आपको कराएंगे, जो आपको हम करा ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी। यानी कि हमने 1993 के जो पेपर का जो सोल्यूशन था, डिटेल सोल्यूशन, उसको हमने करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसको देख लें। बट हमारी तीनों क्लासेस, आपकी दो दो क्लासें डिजाइन की गई हैं। वीडियो री एग्जाम की जो क्लास चलेगी वो आपकी डेली बेसिस पे क्या होगी, क्लास होगी मंडे टू सैटरडे। करंट अफेयर्स की क्लास भी हमारी पीसीएस एग्जाम और वीडियो री एग्जाम को देखते के दृष्टिकोण से बनाई गई है, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। और आपको बताएंगे कि हमारे जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स में वो कौन कौन से होते हैं। तो हमारे जो 20 टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक जो हमारे 20 टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में, उनसे क्या होते हैं, प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे हमारा हो गया नेशनल इश्यूज, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर हम बात करेंगे, जो भी आपके राज्यों से संबंधित जो भी चर्चा की गई है एक वर्ष के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर, उनकी बात करेंगे हम। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे। फिर विधिक, यानी कि जो भी हमारे आईपीसी हो गई, संविधान के अंतर्गत जो भी चर्चा की गई है उसकी बात करेंगे। आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक्स की बात हम करेंगे करंट अफेयर्स में। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं या परियोजनाओं की बात करेंगे। विज्ञान व प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। हेल्थ की बात करेंगे। डिफेंस की बात करेंगे, यहाँ से आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, कला और संस्कृति। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पर्यावरण और जैव विविधता, यानी कि ये कुछ टॉपिक हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में कहाँ पर आपके तूफान आया, कहाँ पर चक्रवात आया, यानी कि जो हमारी हाल ही में जो घटनाएं घटी है वो कहाँ पर घटी है। फिर खेल कूद हो गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गया, आपके महत्वपूर्ण संस्थान आपके हो गए, चर्चित महिलाएं। आज की डेट में बहुत ही स्पेशल टॉपिक बन चुका है कि भारत की चर्चित महिलाएं। प्रमुख इंडेक्स जो रिपोर्टें हमारी होंगी, नवीनतम प्रश्नों को देखेंगे कि हमारे क्या नवीनतम प्रश्न बन सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, प्रवहन यानी कि ऊर्जा की बात करेंगे, और एप्लीकेशन की बात करेंगे, और पोर्टल्स की बात करेंगे। जैसे अभी हाल ही में चीन ने कितनी एप्लीकेशन को बंद कर दिया, ऐसे चीन कई सालों से, चीनी जो एप्लीकेशन थी उनको भारत कई सालों से क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से हमारा। ये आप क्लास का शेड्यूल आप नोट कर लें, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम इन्हीं क्लासों का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सप्ताह में आपकी 2 हिस्ट्री की क्लासें, 2 भूगोल क्लासें, 2 संविधान क्लासें आपके डेली बेसिस पे वीडियो री एग्जाम की सीरीज को क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप इन सब क्लासों को देखते हैं तो आपके नंबर है ना पेपर में काफी अच्छे आने वाले हैं। तो कृपया करके आप सभी लोग इन क्लासों को देखें। ओके। और एक जो जितनी भी वीडियो होंगी ये सब आपके लिए क्या होंगी, फ्री होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई चार्ज इनका नहीं लगेगा। यूट्यूब पे क्या रहेंगे ये
उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। तो करंट अफेयर्स की क्लास को हमारी डेली बेसिस पे हो रही है, ठीक है। इससे पहले भी हम ज्योग्राफी की 4 क्लासों को करा चुके हैं आपके सामने, और हिस्ट्री की हमारी एक भी क्लास नहीं हुई, और संविधान की भी हम 5 क्लासों को करा चुके हैं। तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो कृपया करके आप उनको क्या करें, देख ले, और जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो हैं वो भी देख लें, इससे आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जामों में। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा है फ्रांस की एनी ऑक्सनक्स को साहित्य में मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। रूस की एलेस बालेस्की को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है, लिटरेचर में इनको शांति बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है स्वीडन की स्वते पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उपरोक्त में सभी कथन क्या हैं, सही हैं। आइए बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो नोबेल जो पुरस्कार है आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो नोबेल पुरस्कार आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या। तो नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। पहला पुरस्कार यानी कि हम कह सकते हैं जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी। तो 1995 में स्थापना करी गई थी, और जो हमारे डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में किया जाता है। ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और ये आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इनको जो प्रदान किया जाता है वो आपके 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जैसे साहित्य का क्षेत्र हो गया आपका, अर्थशास्त्र का क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या करे जाते हैं, आपके प्रदान किए जाते हैं। तो 6 क्षेत्रों में आपके नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे पहले किसको सम्मान मिला था। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT कह सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इनको 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए इस सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। इनकी जो पुस्तक थी आपकी गीतांजलि, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए सम्मान मिला था। और गीतांजलि पुस्तक से हमने लिया था भारत में राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान जो हमने लिया था वो किससे लिया था, गीतांजलि पुस्तक से लिया था। और इसी के लिए इनको क्या मिला, 1913 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन को मिला था, और अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार 1998 में मिला था। शांति के लिए बात करेंगे तो शांति के लिए पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को, पहली भारतीय हैं जिनको मिला था। 1979 में इनको मिला था। अगर चिकित्सा की हम बात करेंगे तो हरगोविंद खुराना को मिला था।
1968 में इनको मिला था। अगर भौतिकी की बात करेंगे, दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में के वेंकट रमन, के वेंकट रमन को क्या मिला था, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो हमारे 6 भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था, ये हमारे 6 व्यक्ति जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां हम कह सकते हैं इनका पूरा नाम वेंकट रमन राधाकृष्णन। ऐसे और भी कई सारे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे कई सारे और भी व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, तो ऐसे हमारे रोनाल्ड रॉस हैं जो पहले नोबेल भारतीय, यानी कि एक भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1902 में। तो नोबेल पुरस्कार हमने देखा, तो एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता आपके, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से हमने राष्ट्रगान को लिया था, और भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपना लिया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपना लिया था। लेकिन जो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ वो 26 नवंबर 1949 को संविधान का क्या हुआ था, हमारा निर्माण हुआ था। लेकिन हमने जो राष्ट्रगान को जो अपनाया और राष्ट्रगीत को जो अपनाया था वो 24 जनवरी 1950 में क्या करा था, अपना लिया था। तो मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल मिला था, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हमने क्या करा था, नोबेल पुरस्कार हमको प्रदान किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा उपयुक्त, सभी क्या है आपके सही हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में एक कहानी आपको बताई गई है। तो शांति के लिए किसको मिला, चिकित्सा के लिए किसको मिला, साहित्य के लिए किसको मिला, ये सभी तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। हम देख भी सकते हैं कि अर्थशास्त्र में बीएस बर्नानाके को मिला, ये अमेरिका के हैं। डगलस डायमंड को आपके अर्थशास्त्र में मिला। पीएच दगबिक को आपको कहाँ को मिला, अर्थशास्त्र में आपको मिला है। और भारत में जो अर्थशास्त्र के लिए पहला जो पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, आपके अमर्त्य सेन को मिला था। भौतिकी की अगर हम बात करेंगे तो एलन एक्सपेक्ट को मिला, जॉन क्लॉसर को मिला है, एंटोन जी लिंगन को मिला है, यानी कि भौतिकी में मिला है। तो भौतिकी में जो पहला पुरस्कार है वो आपके सीवी रमन को मिला है। भारत की ओर से रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो आपके 3 व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला, आपके रसायन विज्ञान के लिए पुरस्कार मिला है। तो हमने देखा कि 2022 के हमारे जो पुरस्कार हैं वो आपके, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है पेपर में आने की श्रेणी से वो ये 3 हैं। यानी कि साहित्य में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शांति में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि ऊटू का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। कह रहा है कि ऊटू के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो ये जो घोषित करने का जो काम करता है वो आपके यूएनओ करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन करता है। अगला फंड की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ पर है, आपके न्यूयॉर्क में है। अगर सदस्य देशों की बात करेंगे
तो सदस्य देश हैं आपके 193, यानी कि यूएनओ के जो सदस्य देश हैं वो 193 सदस्य देश हैं आपके। अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यानी कि जिसकी आधिकारिक जो भाषा है वो आपकी 6 भाषाएं क्या हैं आपके आधिकारिक 6 भाषाएं, जैसे आपके स्पेनी, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी, यानी कि आपकी कुल मिला के आपकी 6 भाषाओं की चर्चा की जाती है यूएनओ में। यानी कि यूएनओ के सदस्य देश हैं वो आपके कितने हैं सदस्य देश, तो यूएनओ के जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो है आपके 193, जिसकी आधिकारिक भाषा आपकी एक रह गई है, यानी कि और क्या है आपकी चीन। तो चीन आपकी आधिकारिक भाषा, यानी कि 6 आपकी स्पेनी भाषा, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी और चीन जो भाषा है जो आपके यूएनओ में प्रयोग की जाती है, जिसके सदस्य देशों की संख्या आपकी कितनी है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, यानी कि महासचिव की बात करेंगे, तो एंटोनियो गुटेरेस, क्या नाम है इनका, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल से हैं, ये आपके पुर्तगाल से हैं। और पुर्तगाल की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो पुर्तगाल की कैपिटल है आपकी लिस्बन, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी यूरो। यानी कि पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो आपकी लिस्बन है, और मुद्रा की अगर बात करेंगे तो वो है हमारी यूरो। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2024। तो 2024 को ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या करा गया, घोषित किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि 2023 को क्या किया गया, 2021 को क्या किया गया है, किसका वर्ष घोषित किया गया है, तो हम देखेंगे 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि 2023 को जो वर्ष घोषित किया गया है वो आपके मोटे अनाज का किया गया है, जिसमें आपको जो बाजरा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। अगर हम बात करेंगे 2021 की, तो शांति व विकास का वर्ष घोषित किया गया। शांति व विकास का वर्ष घोषित किया गया 2021 को, यानी शांति और विकास का वर्ष घोषित किया गया 2021 को। अगर 2020 की बात करेंगे तो पौधों के लिए स्वास्थ्य, पौधों के लिए स्वास्थ्य व नर्स व दाई का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यह वर्ष घोषित किया गया, अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो हमने देखा कि जो 2023 है वो मोटे अनाज का वर्ष है हमारे, 2021 की बात करेंगे तो शांति व विकास का वर्ष है, और 2020 की बात करेंगे तो पौधों के लिए क्या है आपके शांति का वर्ष है। बट अगर हम यहाँ से बात कर लेंगे 2022 की, तो मत्स्य पालन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या करा गया, घोषित किया गया। तो मत्स्य पालन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष आपका घोषित किया गया 2022 का। तो हमने देखी है आपके 24, 23, ओके, 24, 23, 22, 21 और 20 हमने सभी देखे हैं। तो ये हमारे आंसर होंगे। तो ऊँट आपके कहाँ, ऊँट यानी कि राजस्थान भी हमें मिल सकते हैं देखने को। तो हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा करता है यूएनओ। अगर हम बात करेंगे न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी के क्या है आपके किनारे। तो इसके जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो हमारे कितनी है, 193 इसके क्या है आप लोगों के सदस्य। अगला प्रश्न है हमारा
कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे टॉम ऑफ सैड, यानी कि ये क्या है, पुस्तकें हैं और ये क्या है, उनके लेखक हैं। तो टॉम ऑफ सैड आपकी गीतांजलि श्री की है। ओके, नाइट वॉचमैन आपकी विनोद राय की है। दिस शील्ड कोविशील्ड जो पुस्तक है वो प्रकाश कुमार सिंह की है। और द मिलेनियम योगी जो बुक है वो आपकी सारिका घोष की है। अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा क्या है, राइट है बिल्कुल। नाइट वॉचमैन की बात करेंगे तो विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। द शील्ड एंड कोविशील्ड की बात करेंगे तो प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है। लेकिन मिलेनियम योगी जो लिखी गई है वो आपके सारिका घोष के द्वारा लिखी गई है। मिलेनियम योगी जो लिखी गई है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, सारिका घोष के द्वारा। बिल्कुल गलत है। ये आपकी जो बुक लिखी गई है ये क्या होगा, पूछ रहा है, सही नहीं है। तो आपका यही वाला सही नहीं है, यानी कि सारिका घोष के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो बुक लिखी गई है ये आपकी लिखी गई है दीपम चटर्जी के द्वारा। तो दीपम चटर्जी ने इस बुक को लिखा है। अगर हम बात कर लेते हैं सारिका घोष ने कौन सी बुक लिखी है, तो सारिका घोष ने लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो बुक है उसकी जो लेखिका है वो कौन है, आपकी सारिका घोष है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो लिखी है वो आपकी सागरिका घोष ने लिखी है। लेकिन अगर बात करेंगे तो मिलेनियम योगी जो लिखी है वो आपकी दीपम चटर्जी ने लिखी है। ओके, तो हमने 4 पुस्तकों के लिए 5 पुस्तकों को देख लिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। कह रहा है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है या पहला देश कौन सा है। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा पेरू। पहला ऑप्शन है आपका पेरू। दूसरा है हमारा कोलंबिया। दूसरा है क्या हमारा कोलंबिया। तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा है इक्वेडोर। और चौथा ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना। अगर हम आइए बात कर लेते हैं, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तब तक हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। बात करेंगे तो कैपिटल है आपकी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। और मुद्रा की बात करेंगे तो पेसो इसकी क्या है, मुद्रा है। इक्वेडोर की अगर हम बात करेंगे तो क्वेटो इसकी क्या है, आपकी कैपिटल है। और मुद्रा की बात करेंगे तो आपकी क्या है, डॉलर। कोलंबिया की बात करेंगे तो आपकी बोगोटा कैपिटल है। यानी कि कोलंबिया की अगर हम बात करेंगे तो आपकी क्या है, बोगोटा आपकी क्या है, कैपिटल है। और पेसो की बात करेंगे तो पेसो क्या है, आपकी मुद्रा है। पेरू की बात करेंगे तो आपकी लीमा क्या है, कैपिटल है। और सोल क्या है, यहाँ की मुद्रा है। तो पूछ रहा है कि कानूनी अधिकार देने वाला कौन सा पहला राज्य बना या देश बना है, तो वो आंसर होगा हमारा इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है वो कानूनी अधिकार देने वाला क्या बना है, पहला देश बना है जानवरों को। अगर कह सकते हैं वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम आया था वो आपके 1973 में आया था, तो सॉरी 1972 में आया था। अगर बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा वो आया था 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमारा 1973 में आया था। ओके, जो जंगली जानवरों की हम बात करेंगे, अगर हम कह सकते हैं इक्वेडोर को अगर हम बात करते हैं तो इक्वेडोर की बात करेंगे तो आपके जो इक्वेडोर की जो कैपिटल है वो आपकी है क्वाटो। और मुद्रा की बात करेंगे तो आपके डॉलर है। लेकिन अगर हम बात करें किस महाद्वीप में स्थित है तो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या है, आपके स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका इक्वेडोर आपके स्थित है।
अगर हम बात करेंगे तो किस महाद्वीप में स्थित है, आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम देखेंगे तो आपके जो देश लिखे हैं इन सभी देशों से एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको हम कहते हैं एडीज पर्वतमाला, तो एडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जिसकी लंबाई आपकी 7000 किलोमीटर में आती है। तो 7000 किलोमीटर जो एडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो आपके 7 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका एक पेरू है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है और अर्जेंटीना है। जो हमारे 3 देश यहाँ से बसते हैं उसमें आपका चिली होगा, बोलीविया होगा और आपके वेनेजुला होगा। तो ये 3 देश है जिनसे क्या होती है आपकी एडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। ये 3 देश हैं जो आपके ऑप्शन में नहीं है और ये 4 देश, तो 7 देशों से होकर एडीज पर्वत श्रृंखला आपकी क्या होती है, गुजरती है। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके इक्वेडोर होगा। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2023 में टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए भारत के 2 स्थानों को विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। वह 2 स्थान कौन से हैं? यानी कह रहा है कि जो भारत ने विश्व के महानतम एक सर्वेक्षण किया उसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल किया, उनमें से 2 कौन से हैं? भोपाल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख मयूरभंज है, उड़ीसा और पुणे है, जम्मू कश्मीर और मयूरभंज है। आपको बता दें मयूरभंज जो है वो आपके कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। नवीन पटनायक उड़ीसा क्या है, मुख्यमंत्री हैं। पुणे की बात करेंगे तो पुणे आपके महाराष्ट्र में है, लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल आपका कहाँ पर है, एमपी पर है। तो टाइम पत्रिका ने 2 स्थानों को विश्व के महानतम सूची में शामिल किया है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, लद्दाख और मयूरभंज। अगर हम बात करेंगे मयूरभंज की तो मयूरभंज अभी मैंने आपको बताया था उड़ीसा में है हमारे। मयूरभंज और लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करेंगे लौह अयस्क की तो हेमेटाइट, आपका मैग्नेटाइट। तो जो हमारा सबसे अच्छा जो लोहा होता है, लौह का अयस्क होता है, उसमें क्या होता है, इसमें 72% लोहे की क्या होती है, प्रतिशतता होती है, तो वो होता है हमारा मैग्नेटाइट। तो आपकी जो मयूरभंज की जो खाने हैं वो आपकी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यही से हमारा क्या होता है, मयूरभंज आपका होता है। तो मयूरभंज जो है आपके उड़ीसा में है और मयूरभंज में आपका एक बहुत ही फेमस नृत्य होता है जिसको हम कहते हैं छऊ। तो छऊ नृत्य के लिए भी आपका प्रसिद्ध है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये नृत्य कहाँ होता है, आपके उड़ीसा में होता है। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश कब बना, आपके 31 अक्टूबर 2019 को। हेमिस नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क जो आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो आपके हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके हिम तेंदुआ के लिए। तो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है हेमिस नेशनल पार्क। और आपके मयूरभंज जो है वो आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत के क्या करा गया था, इसको स्थान दिया गया था महत्तम सूची में। 31वां और 32वां स्थान प्रदान किया गया था पूरे विश्व में। अगर हम बात करेंगे चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष का उद्घाटन किया। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपका क्या है, तो पूछा जिसका नाम क्या, अग्निकुंड प्रतीक्षा, अग्निकुंड विक्रांत, अग्निकुंड लॉन्च पैड या अग्निकुंड विशाल। तो इसमें बताना है हमको क्या होता है, तब तक हम देखते हैं। आप सोचिएगा क्या होगा कि सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है इसकी जो स्थापना हुई है वो आपके 1 अक्टूबर 1971 को क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। ये आपके श्री हरिकोटा में स्थित है, यानी कि ये जो अंतरिक्ष केंद्र है आपके श्री हरिकोटा में स्थित है।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में, यानी कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। और इसके बराबर में एक झील है जिसको हम कहते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट झील भी आपकी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी पुलिकट झील है। तो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भारत में अगर बात करेंगे तो वो आपकी पुलिकट झील है। लेकिन अगर बात करेंगे पहली झील बताइए, तो पहली झील आपकी क्या होगी? चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसको हम कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? आपकी उड़ीसा में। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, जो आपके कहां पर है? उड़ीसा में है। तो आपके उड़ीसा में है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरी झील की, तो केरल की सबसे बड़ी झील आपकी वेवनाथ झील। चौथी की अगर हम बात करेंगे तो अष्टमुडी झील, जो केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? आपकी झील है। तो हमने देखा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का है, दूसरी क्या है? पुलिकट है, जो आपके आंध्र प्रदेश में। चिल्का कहां पर है? आपके उड़ीसा में स्थित है। अगर हम इसकी सही आंसर की बात करेंगे तो अग्निकुंड लॉन्च पैड भारत का पहला निजी अंतरिक्ष का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? अग्निकुंड लॉन्च पैड इसका नाम है, जो चेन्नई जो केंद्र स्टार्टअप का उसके द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ क्या दे रखा है? दिवस का नाम दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है? उसकी तारीख को दे रखा है। यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में है विश्व दलहन दिवस, जो है वो आपके 11 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो हमारा 20 फरवरी को मनाया जाता है। राइट है आपका। तो विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है वो भी आपका कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस जो है वो आपका 2 फरवरी को ना होकर आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो पूछा सुमेलित नहीं है, तो सी ही हमारा सुमेलित नहीं है। अब हमने ऊपर वाला अगर पता कर लिया, नीचे वाला क्या होगा? सही होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, तो बिल्कुल क्या है? आपका सही है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी 21 फरवरी को क्या हो रहा है? बनाया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है आपका पहला। यानी कि विश्व दलहन दिवस हमारा 11 फरवरी को ना बनाकर बनाते हैं हम 10 फरवरी को। कब बनाते हैं हम? 10 फरवरी को बनाते हैं। तो 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। ओके। अगर हम बात करेंगे 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? अगर हम सभी दिवस की बात कर लेते हैं, यानी कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये सभी अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। अभी हमने देखा कि 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपका 10 मार्च को मनाते हैं विश्व महिला न्यायाधीश दिवस मनाते हैं। डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं।
होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 10 मई की बात करते हैं तो विश्व ऑर्गेनिया डे मनाते हैं हम। 10 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व शेर दिवस मनाते हैं, यानी कि लायन डे मनाते हैं 10 अगस्त को हम। ओके, ऐसे जाके हमने देखे कि हम 10 तारीख को पूरे वर्ष में कौन से दिवसों का आयोजन करते हैं, यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 मार्च को विश्व महिला न्यायाधीश दिवस मनाते हैं, 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल के बाद में 10 मई की बात करेंगे तो ऑर्गेनिया दिवस मनाते हैं, और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं। अगर अब बात कर लेते हैं कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस हम के रूप में हम बनाते हैं। और अगर बात करते हैं 10 नवंबर को तो विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर की हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, यानी कि जो भी हमारे एक वर्ष में 10 तारीख को पूरे वर्ष में जो भी दिवस होते हैं उन सभी को हमने देख लिया है। तो हमारे ये दिवस आपके हो गए। ओके, हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक अकेले रहने वाले सोवियत संघ के अंतिम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो अंतिम अंतरिक्ष यात्री की बात करी जा रही है। अंतरिक्ष यात्री कौन है जिनका हाल ही में क्या हो गया, आपके निधन हो गया। मिखाइल गोवर्चेव, डोमिनिक लाजिजियर, वलेरी पालाकोव और आपके सेनबॉर्न। ओके, अगर हम बात करेंगे सेनबॉर्न आपके ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर गेंदबाज थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। या किससे संबंधित थे, आपके क्रिकेट से संबंधित थे। ओके, अगर इनकी बात हम करेंगे तो डोमिनिक जो हैं आपके पद्म भूषण से सम्मानित, यदि कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एक फ्रांसीसी लेखक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र, मतलब एक फ्रांसीसी लेखक थे, एक मात्र तो नहीं कह सकते, एक फ्रांसीसी लेखक थे जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। इनकी बात करेंगे तो आपके जो हैं आपके सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हमने क्यों कहा, क्योंकि सोवियत संघ 1991 के बाद सोवियत संघ 15 अपने स्वतंत्र देशों में क्या हुआ, बट गया। तो अब जो है सोवियत संघ यानी कि रूस की अगर हम बात करेंगे तो पुतिन आपके राष्ट्रपति हैं, लेकिन सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं आपके मिखाइल, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। और अगर हम बात करेंगे तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो आपके वलेरी पालाकोव आपके अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया, आपका निधन हो गया। तो सोवियत संघ की बात करेंगे तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। अगर हम रूसी क्रांति की बात करेंगे तो 1922 में हुई थी। तो इसके बाद में क्या हुआ कि 15 देशों में बट गया आपके सोवियत संघ। तो रूस का क्षेत्रफल
वर्तमान समय में भी सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या के मामले में रूस जो है वो आपके 9वें स्थान पर आता है। ओके, अगर हम बात करें 15 देशों में ये बट गया, तो 15 देशों में 3 देश जो थे वो क्या रखे गए, बाल्टी में रखे गए। उनको क्या कहते हैं, बाल्टिक देश की श्रेणी में हम कहते हैं। तो 3 देशों को हम बाल्टिक देश की श्रेणी में रखते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। जैसे हो गया हमारा लातविया, लातविया, एस्टोनिया और हो गया हमारा लिथुआनिया। तो ये 3 देश हैं आपके जो क्या रखे गए थे, बाल्टी में रखे गए थे, जो किससे अलग हुए थे, रूस के विघटन के समय अलग हुए थे, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम बाल्टिक देशों की श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वालेरी पालाकोव। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रयागराज के रहने वाले किन 2 व्यक्तियों को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज के रहने वाले किन 2 व्यक्तियों को 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछ रहा है कौन से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। शमशेर बहादुर सिंह व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता व अमरकांत, बद्री नारायण व जनार्दन प्रसाद पांडे, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो 2022 की अगर हम बात करेंगे तो कई सारे व्यक्ति हैं जिनको 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आइए समझ लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उनकी जो शुरुआत की गई थी 1955 में की गई थी, और पहला जो पुरस्कार है वो मिला था आपके, पहला जो पुरस्कार है वो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी जो रचना है हिम तरंगड़ी, हिम तरंगड़ी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो संविधान में लिखित 22 भाषाओं में से सभी भाषाओं में दिया जाता है, और 2 भाषाओं में और भी एक्स्ट्रा से दिया जाता है। जो 2 भाषाएं हैं आपके, एक है राजस्थानी, यानी कि जिन 2 भाषाओं को एक्स्ट्रा से जोड़ा जाता है, भारतीय संविधान में जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन उन 22 भाषाओं से भी एक्स्ट्रा 2 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 2 भाषाएं हैं आपकी राजस्थानी और उसके बाद जो हमारी भाषा है वो क्या है आपकी, अंग्रेजी है। तो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी क्या किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी क्या कराया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो राजस्थानी में जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था कमल रंगा को, और जो आपके अंग्रेजी में पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया अनुराधा राय को दिया गया था। पूछा जा रहा है कि किन 2 व्यक्तियों को, प्रयागराज में रहने वाले किन 2 व्यक्तियों को 2022 में साहित्य सम्मान से नवाजा गया है या उनको प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बद्री नारायण आपके और जनार्दन प्रसाद पांडे, यानी कि इन 2 व्यक्तियों को हिंदी और संस्कृत में पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बताया टोटल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 2 भाषाएं और जोड़ी जाती है भारतीय संविधान से एक्स्ट्रा, यानी कि राजस्थानी और अंग्रेजी। राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी जो प्रारंभिक जब संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी, उसमें 8 भाषाओं को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में और भी 2 भाषाएं हैं जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 का जो राजस्थानी भाषा में जो पुरस्कार है वो आपके कमल रंगा को मिला, और अंग्रेजी में अनुराधा राय को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, तो प्रयागराज के 2 व्यक्ति हैं, ये भी व्यक्ति पहले हैं जिनको प्रयागराज से सम्मान मिल चुका है आपके, और हरबंस राय बच्चन को भी सम्मान मिल चुका है। तो इन सभी व्यक्तियों में से यानी कि जे ऑप्शन आपका क्या है, सही है, जिनको अभी 2022 में क्या करा गया है, सम्मान मिला है। इसमें आपके हरबंस राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत भी ऐसे 2 लेखक हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो आपके
कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे तो आपके कुल मिला के 2, 3, 4, 5, 6 और सुमित्रा नंदन पंत तो हरबंस राय बच्चन, यानी कुल मिला के 8 लोग अभी तक ऐसे हुए हैं जो प्रयागराज के रहने वाले हैं और जिनको क्या मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। अगर हम प्रयागराज की बात करेंगे तो इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या हो गया? आपका प्रयागराज हो गया। अगर पूछा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था, तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने लिखा था। अगर हम इलाहाबाद के स्तंभ की बात करेंगे तो इलाहाबाद के स्तंभ में कई सारे राजा हैं जिनका उल्लेख मिलता है। जैसे राजा हो गए हमारे अशोक, तो अशोक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, अकबर का उल्लेख मिलता है, अकबर के साथ में बीरबल का भी उल्लेख मिलता है और आपके अकबर के पुत्र यानी कि जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में हमारे 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है जो आपके सामने हमने लिख दिए हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में कुल मिला के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी कई सारे हमारे व्यक्ति हैं, यानी कि ये व्यक्ति भी आपके ऊपर के 4 व्यक्ति हैं वो भी आपके कहाँ से संबंधित है? इलाहाबाद से संबंधित हैं। और हरबंस राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत को भी क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न हमारा कि फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी कि पूछ रहा है 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जो भारत की क्या है? स्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र की, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है मेटे फ्रेडरिक्सन, लियो बर्दकर, क्रिस हिपकिंस, रुचिरा कंबोज। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर हम बात करेंगे तो आपके जो फ्रेडरिक्सन है ये आपके डेनमार्क के आपके प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करेंगे डेनमार्क की तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो आपकी कोपेनहेगन है। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो क्रोन यहाँ की क्या है? आपकी मुद्रा है। ओके, तो डेनमार्क को हमने देखा, डेनमार्क में आपके एक द्वीप भी स्थित है। तो डेनमार्क में आपके द्वीप भी स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम कहते हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आपके कहाँ स्थित है? आपके डेनमार्क में स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये हम देखेंगे आपके आयरलैंड के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये आपके, आयरलैंड के आपके पीएम हैं। आयरलैंड की अगर हम बात करेंगे तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी डबलिन। और मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो आपकी क्या है? यूरो। तो यूरो आपकी यहाँ की मुद्रा है। आयरलैंड से बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग नंबर 4 डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी हम उनको कहते हैं। तो भाग नंबर 4 को भारतीय संविधान में क्या किया गया है? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। हमारा भाग नंबर 4 हो गया। क्रिस हिपकिंस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, न्यूजीलैंड के पीएम हैं। न्यूजीलैंड की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी वेलिंगटन। मुद्रा की बात करेंगे तो वो आपकी क्या है? डॉलर। तो मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी क्या है? डॉलर है। ओके, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी हैं और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया है। 62वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है।
हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र जो है आपका, वो आपके 193 देशों का क्या है, आपके सदस्य है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और एंटोनियो गुटरेक्स इसकी क्या है, आपकी महासचिव है, जो आपके कहाँ से आती हैं, पुर्तगाल से, यानी कि पुर्तगाल की है। पुर्तगाल की कैपिटल है आपकी लिस्बन। अब मुद्रा क्या है वहां पर, यूरो आपकी क्या है, मुद्रा है। ओके, तो हमारा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी कि अच्छा, आज हमारा इतना ही, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज से हमारी क्लास का शेड्यूल आप देख लीजिएगा फिर से। मैंने आपको बताया है कि हमारी पर डे क्लास रहेगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। यानी कि 6:30 बजे की अगर हम बात करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एमसीक्यू की बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे तो मंडे ट्यूसडे, ज्योग्राफी की एमसीक्यू की बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे तो बुधवार और आपके बृहस्पतिवार को होगी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो आपके फ्राइडे और सैटरडे को होगी। अगर हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम, जो हमारा 18 वाला री एग्जाम है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो आपकी पर डे क्लास होगी मंडे टू सैटरडे। और अगर हम देखेंगे तो वीकली आपका एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को हम, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को लेके आएंगे यूपीएससी को, जो हमने 1993 1994 के पेपरों पर डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो कृपया उनको वीडियो देख लें। और हमने ज्योग्राफी की 4 क्लासेस को देख लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन की 5 क्लासेस को शुरुआत से हमने पहले चैप्टर से आपके संविधान पढ़ाया है और आपके पहले चैप्टर से हमने भूगोल को आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप सबका शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस हमारी क्लास में इतना ही। कल हम फिर से मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 6:30 पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।